धोरों की धार में मैं आदित्य झा आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए, राजस्थान का बजट पेश हो चुका है। सरकार ने इसे विकास का रोड मैप बताया है, लेकिन विपक्ष ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। किसानों, युवाओं, मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास के नाम पर बड़ी घोषणाओं के बावजूद विपक्ष का आरोप है कि यह बजट लोगों को गुमराह करने वाला है और संवेदनहीन बजट है। जमीनी राहत जनता को नहीं मिल रही है। इसी को लेकर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, जरा ये आपको दिखाते हैं। राजस्थान के बजट में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश के समावेशी विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले कई ऐतिहासिक घोषणाएं की। इस दौरान ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, आदिवासी समुदायों को न्याय दिलाने और छोटे उद्यमियों के लिए बिजनेस इकोसिस्टम को सुगम बनाने पर विशेष जोर दिया गया। हमने संकल्प पत्र 2023 में 392 घोषणाएं की थी, जिन्हें 5 साल में पूरा करना था, लेकिन हमने 5 साल का इंतजार नहीं किया। हमने 2 साल में ही 282 घोषणाएं यानी कि 72% से अधिक को पूरा करके दिखाया है। इसी तरह बजट 2024-25 की 1277 घोषणाओं में से 1188 यानी 93% को धरातल पर लागू कर दिया है। इस बजट को सीएम ने ऐतिहासिक बजट बताया और भजनलाल सरकार ने दावा किया है कि सरकार ने पिछले 2 साल में 86% काम को धरातल पर उतार दिया है। पिछली साल के बजट की 1441 घोषणाओं में 1246 घोषणाएं यानी कि 86% को धरातल पर उतार दिया गया है। मेरे भाइयों, ये बजट हमारा कृषि विकास और किसानों का कल्याण, हरित विकास और पर्यावरणीय सहायता, औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन और हमारा $4.3 ट्रिलियन 2047 तक और $350 बिलियन 2029 तक राज्य की जीडीपी का है। मुख्यमंत्री ने इस बजट को 2047 के विकसित भारत का विजन वाला बजट करार दिया और कहा कि सरकार का लक्ष्य 2047 तक $4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है। आज हमने 2025-26 का बजट विधानसभा में रखा है। हमने ये बजट हमारे द्वारा तैयार किए गए विकसित राजस्थान 2047 विजन दस्तावेज को धरातल पर उतारने के लिए एक एक्शन प्लान के रूप में तैयार किया है। विपक्ष ने इस बजट को पूरी तरीके से नकारा और कहा कि इस बजट में अरावली, खेजड़ी पर कुछ भी नहीं कहा गया। ये पूरी तरीके से गुमराह करने वाला और संवेदनहीन बजट है। अनुभवहीन सरकार जो है वो एक तरीके से इस बजट के माध्यम से केवल प्रवचन इन्होंने दिए हैं। ऐसा होना चाहिए, मेंटल हॉस्पिटल होने चाहिए, तो बजट तो देखो, खोलो ना, रामगंज मंडी से शुरुआत करो, हम सब साथ हैं। आप चाहते हैं वहाँ से शुरुआत? हाँ, होना ही चाहिए ना। जहाँ मंत्री और फिर इतनी नायाब चीज की घोषणा हुई वो ले नहीं जाए स्वास्थ्य के लिए, तो फिर कहाँ ले जाएंगे ये बताओ आप। 3 घंटे के अंदर 3 मिनट कोई काम की नहीं की, पेंशन बढ़ाने की कोई बात नहीं थी, जयपुर को जाम से मुक्ति की कोई बात नहीं थी, एक्सीडेंट कम करने की कहीं कोई बात नहीं थी, स्कूलों को फंड देने की कोई बात नहीं थी। 41,000 स्कूलों में से 2,500 स्कूलों के लिए आप फंड देंगे, तो ये एक दिशाहीन बजट था जो काफी नीरस था। ये बात है, किसी इशू पर सरकार ने अपने पक्ष रखा नहीं है और ये बजट जो था एक खानापूर्ति थी। जैसा केंद्र की वित्त मंत्री ने राजस्थान को इग्नोर किया, बिल्कुल। तो जैसे मैंने पहले कहा, इस बजट की सबसे सुकून देने वाली बात यह है कि अब सिर्फ 2 बाकी हैं, 28 में चुनाव आए। तो सवाल यही है, क्या ये बजट सच में विकास का विजन है या फिर विपक्ष के आरोपों के मुताबिक सिर्फ चुनावी गणित? फिलहाल सियासत गर्म है और बजट पर बहस जारी है। बजट को लेकर पूर्व सीएम गहलोत का सरकार पर निशाना सध चुका है। एक्स पर पोस्ट कर सरकार को घेरा है। भविष्य को लेकर चिंताएं पैदा करने वाला है बजट। गहलोत साहब कह रहे हैं व्यापक जनहित में नहीं की कोई घोषणा। गहलोत साहब का कहना है समाज का हर वर्ग बजट से हताश है।
ये अशोक गहलोत साहब पूर्व सीएम राजस्थान के वो कह रहे हैं, एक्स पर पोस्ट कर सरकार को घेरा है, भविष्य को लेकर चिंताएं जाहिर की हैं और उन्होंने कहा कि भाई ये भविष्य को लेकर चिंताएं पैदा करने वाला बजट है। व्यापक जनहित में कोई घोषणा नहीं की गई है, समाज का हर वर्ग बजट से हताश है। ये पूर्व सीएम अशोक गहलोत का एक्स पर ट्वीट आया है। और वही बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री दिया कुमारी बेहद उत्साहित नजर आए। एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने 2047 के विजन को सामने रखा। बजट के बाद उनसे खास बातचीत की हमारे रेजिडेंट एडिटर हर्षा कुमारी सिंह दिखाते हैं। साथ है वित्त मंत्री दिया कुमारी जी। दिया जी, आपका तीसरा बजट है और हम देख रहे हैं कि इस बजट में जैसे सॉप्स नहीं है, तीनों बजट में सॉप्स नहीं था और राजस्थान को आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट और फोकस ओरिएंटेड ग्रोथ की राह पर आप लेके आई है। क्या कहना चाहेंगे इस बजट के बारे में? देखिए, इस बार भी बजट वैसे ही था जैसा पिछली 2 बारी रहा है। पूरी तरह से राजस्थान को कैसे हम स्ट्रेंथन करें, इकोनॉमी को और कैसे मजबूत बनाया जाए। हम लोग सब चाहते हैं कि 2047 में राजस्थान 4.3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बने। उसके लिए विकसित भारत बनाने के लिए, विकसित राजस्थान को विकसित भारत के साथ जोड़ने के लिए कैसे हम लोग आज से राजस्थान को क्या कर सकते हैं, ऐसा फाउंडेशन कैसे उसकी और मजबूत बनाई जा सकती है। तो ये बजट पूरी तरह से उसके लिए समर्पित था। और जो हमारे आपने देखा जो जिस तरह से केंद्र भी पूरी तरह से उसी की ओर फोकस्ड है कि कैसे हम लोग हमारी इकोनॉमी को और मजबूत बनाएं। वैसे ही राजस्थान भी हमारे यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है। केंद्र की भी बहुत अच्छा केंद्र का सपोर्ट मिल रहा है, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो साथ में मिलकर हम लोग आगे कैसे बढ़ सकते हैं, पूरा फोकस उसी। पर्यटन मंत्री भी हैं, तो पर्यटन का फोकस जैसे हमने देखा जैसलमेर में है या शेखावटी, जहाँ पर हम लोग थे, शेखावटी की हवेलियों पर है। तो कुछ कुछ एरियाज को फोकस किया है। पर्यटन की दृष्टि से क्या है बजट में? आपने वैसे पूरा फाइन प्रिंट नहीं पढ़ा होगा क्योंकि टेबल में बहुत सारी चीजें हैं। हर एरिया को पर्यटन से जोड़ा है क्योंकि टूरिज्म की संभावनाएं पूरे राजस्थान में है। उसका पूरा पोटेंशियल को कैसे रियलाइज किया जाए वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। रूरल टूरिज्म को भी फोकस किया गया है, इको टूरिज्म को भी किया गया है, मंदिरों में भी, और जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उनको कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा साफ, ज़्यादा अच्छी तरह से कनेक्टेड। शेखावटी हवेलियों में तो हमने जो ओनर्स है वो अगर टूरिज्म यूनिट की तरह उसको चलाना चाहते हैं तो सरकार भी सहायता देगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी। वो पहली बार ऐसी घोषणा हुई है, मुझे लगता है और किसी स्टेट में ऐसा नहीं है। जो राजस्थान पे कर्जा का भार था, हमने सुना कि उसको कुछ कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, कर्जे का जो है, जैसे ही हमारी इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी, कुछ जो सेक्टर्स हैं जैसे पावर सेक्टर है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि चाहे कृषि सेक्टर है, पावर सेक्टर है, इंडस्ट्रीज़ तो है ही, उसमें जॉब्स बढ़ाएं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पीपीपी लाइन में जाए, उस साइड जाए जिससे कि ज़्यादा यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो, ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो। तो हमने बहुत सारे चेंजेस किए हैं कि बहुत आसानी से सिंगल विंडो क्लियरेंस सचमुच में स्थापित हो। नॉट जस्ट कि हम बात करते रहते हैं सिंगल विंडो, लेकिन ज़्यादा आदमी जो नागरिक है वो भटके नहीं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको इधर उधर अलग अलग ऑफिसेज में ना भटकना पड़े, उसको सिर्फ एक जगह जाना पड़े, वहीं पर उसके सारी चीज़ों की प्रॉब्लम्स का हल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक्सक्लूसिव बातचीत दिया कुमारी जी के साथ। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। और जयपुर से बड़ी खबर जान लीजिए, फिर आमने सामने आए गए डोटासरा बाल मुकुंदाचार्य। विधानसभा परिसर में दिखी आपसी बयानबाजी। बाल मुकुंदाचार्य ने डोटासरा को बजट की बधाई दी। डोटासरा ने आगामी चुनाव की जीत मानकर दिया धन्यवाद। डोटासरा के बयान के बाद गाड़ी से उतरे बाल मुकुंदाचार्य। सरकार तो फिर से भाजपा की ही आएगी, बाल मुकुंदाचार्य का कहना है। डोटासरा ने विधायक के बयान का पलटवार किया। मानसिक स्वास्थ्य के लिए रामगंज मंडी में बने अस्पताल। सीकर लक्ष्मणगढ़ की बढ़िया काम कर रहे हो। हमें कहा वो दोनों लड़ रहे हैं, आप निपटा के आओ, तो हमने कहा जी लड़ो तो मत, और क्या है महाराज पटेगी दे रहे हूँ मैं। मैंने कह दिया हॉस्पिटल दो तो रामगंज मंडी में देना, दूसरी जगह मत दे देना, और हम सब साथ हैं उनके। मेंटल हॉस्पिटल नहीं दे रहे। कोई किसी प्रकार से कोई अपवाद में है, कोई मानसिक तनाव में है, किसी प्रकार का मानसिक उसके कोई वो है, उसका इलाज किया है। तो जयपुर से बड़ी खबर। गोविंद सिंह डोटासरा हमारे साथ हैं, कैसा लगा बजट आपको? बहुत नीरस था और राजस्थान को गर्त में डुबोने वाला था। ये डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहती है, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार ट्रबल इंजन की सरकार बन गई है। केवल प्रवचन हुए
और प्रशिक्षण की बातें हुई। बजट कुछ भी नहीं है। 21,000 करोड़ रुपए राजस्थान की सरकार ने हाई कोर्ट में कहा कि स्कूलों की दशा सुधारने के लिए आज के लिए आवश्यक है। उसके लिए 550 करोड़। हर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के लिए पिछले बजट में दिए थे, वो दिए थे 1200 करोड़, अब की बार 600 करोड़। जो अतिवृष्टि से सरकारी भवनों का नुकसान हो गया, मरम्मत के लिए आवश्यकता है, उसके लिए पिछली बार दिए थे 800 करोड़, अब की बार दिए 550 करोड़। और वो 800 करोड़ भी लगे नहीं। एक नौकरी की घोषणा नहीं। 3000 संविदा कर्मियों की बात की है और 5000 होमगार्ड। तो आप बताओ ये कोई नौकरी है क्या? एक नौकरी की बात नहीं। यमुना जल के लिए 1 रुपया नहीं। ERCP का नाम तक नहीं। तो ये क्या बजट था? मेरे तो समझ में नहीं आया। इनके खुद के पढ़ने वालों के समझ में नहीं। मैंने कहा लगे आते ही इन अधिकारियों को धन्यवाद दे दो कि आपने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है। जो 15 मिनट में निपटने वाला था, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की बातें होनी चाहिए, वो बातें तो बजट में कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ये अनुभवहीन सरकार जो है वो एक तरीके से इस बजट के माध्यम से केवल प्रवचन इन्होंने दिए हैं। ऐसा होना चाहिए, मेंटल हॉस्पिटल होने चाहिए। तो बजट तो दो, खोलो ना, रामगंज मंडी से शुरुआत करो। हम सब साथ हैं। आप चाहते हैं वहाँ से शुरुआत? हाँ, होना ही चाहिए ना। जहाँ मंत्री और फिर इतनी नायाब चीज़ की घोषणा हुई वो ले नहीं जाए स्वास्थ्य के लिए, तो फिर कहाँ ले जाएंगे ये बताओ आप। बाल मुकुंद जी बधाई देके गए। 2028 की देखे गए, मैंने स्वीकार कर ली। बातचीत के लिए शुक्रिया। सुशांत पारिक, NDTV, जयपुर। और वहीं बजट के बाद मेंटल अस्पताल को लेकर डोटासरा के बयान पर सियासत गरमा चुकी है। देखिए, आपको बताया, रामगंज मंडी में मेंटल अस्पताल बनाने के डोटासरा के बयान पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा है कि इसकी जरूरत सीकर के लक्ष्मणगढ़ में ज्यादा है। दिलावर ने कहा है कि बीमारियां तो सब जगह होती हैं, लेकिन अधिक बीमारियां सीकर जिले में ही होती हैं। दिखाएं। किसान के हित में, युवाओं के हित में और सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाने के लिए काफी बड़ा संतुलित बजट है। ये जन कल्याणकारी बजट है, सर्वांगीण विकास करने वाला बजट है। गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा था एक विधानसभा बीमारियां तो सब जगह होती है, लेकिन अधिक बीमारियां सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में है। वहाँ खोलना चाहिए, क्योंकि मैं घूमने गया था, मैं वो दौरे पर गया था, तो वहाँ के लोगों ने कहा साहब हमें यहाँ एक मेंटल हॉस्पिटल चाहिए। मैंने पूछा क्यों? कि यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि वो ज़्यादा ही मेंटल हो गए। किसान के हित में, युवाओं के हित में देखा आपने कैसे मदन दिलावर का इस पर क्या कुछ कहना है। बजट को लेकर वन मंत्री संजय शर्मा का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको वो भी हम यहां पर जो है सुनवा देते हैं। वन और पर्यावरण को क्या मिला है इस बजट में? मेरे साथ हैं संजय शर्मा जी, जो मंत्री हैं फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। संजय जी, बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं और जो वन और पर्यावरण है, जो टाइगर पार्क्स है, नेशनल पार्क्स है, राजस्थान का एक बहुत अहम हिस्सा है। क्या कुछ घोषणाएं आपको मिली हैं उसमें और इनका विकास कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी को, जिन्होंने एक बीड़ा अपने हाथ में उठाया है कि जो राजस्थान रेगिस्तान के रूप में जाना जाता था, वो राजस्थान आने वाले समय में हरियालो राजस्थान के रूप में जाना जाए। और उसी के निमित्त गत 2 वर्षों में वन विभाग और राज्य सरकार के अन्य सभी सरकारी विभागों द्वारा, आमजन द्वारा, NGOs द्वारा पौधारोपण का काम किया गया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि इन दोनों वर्षों में 19 करोड़ पौधे पूरे राजस्थान में लगाए गए। हमारे पास अरावली पर्वत श्रृंखला है जिसको माइनिंग से बचाना है, तो ये जो राजस्थान सरकार के सामने एक तरह से चुनौती है कि माइनिंग भी हो, उससे हमको आय भी मिले और अरावलियों का संरक्षण भी हो। देखिए, वन्य क्षेत्र में जहाँ तक मुझे जानकारी और वन्य विभाग का कानून बहुत सख्त है और ये कानून सारे भारत सरकार द्वारा बनाए हुए हैं। हमको उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। वन्य क्षेत्र के अंदर माइनिंग की अनुमति हम लोग प्राय नहीं देते। ना तो पेड़ काटने की अनुमति है, ना खनन की अनुमति है, और कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया जाता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। खेजड़ी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बेसिकली जो आंदोलनकारियों की मांग है वो ये है कि पूरे प्रदेश में खेजड़ी पे कटने पे रोक लगे, सिर्फ बीकानेर और जैसलमेर में नहीं। देखिए, खेजड़ी राजकीय वृक्ष है और मेरा ये मानना है कि बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर में इसको खेजड़ी के रूप में जाना जाता है। जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, अलवर या हमारा पूरा जिला, वहाँ इसको हम जाटी के रूप में पूछते हैं। और हमारे यहाँ ये मान्यता है और शायद उधर भी ये मान्यता होगी
इसमें साक्षात भगवान विष्णु का वास है। और जो आंदोलनकारी हैं, जो हमारे संत श्री बैठे हुए हैं, उन्हीं सब बातों को संज्ञान में लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के भाषण पे बोलते हुए उन्होंने इस पवित्र सदन में घोषणा करी कि खेजड़ी की कटाई को रोकने के लिए एक सख्त कानून राजस्थान विधानसभा में लाया जाएगा और खेजड़ी किस प्रकार से बचे, खेजड़ी किस प्रकार से कटने से रोका जाए और खेजड़ी किस प्रकार से और लगे, उसका प्रयास हम सब लोग मिलकर करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणा की गई है सदन में, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में एक सख्त कानून विशेष रूप से खेजड़ी को लेकर के राजस्थान में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो संजय शर्मा जी बता रहे थे कि क्या कुछ राजस्थान करने वाली है वन और पर्यावरण को बचाने के लिए, और खासकर जो खेजड़ी को लेकर आंदोलन चल रहा है उस पर उन्होंने साफ आश्वासन दिया है कि कानून लाया जाएगा। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। और देखिए, इस बजट को लेकर मंत्री के बिश्नोई ने कहा है कि बजट में सिर्फ बड़ी घोषणाएं नहीं है बल्कि छोटी लेकिन महत्वपूर्ण घोषणाएं भी शामिल हैं, उस पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। उदाहरण के तौर पर स्कूलों में छात्रों को दी जाने वाली साइकिल और स्कूटी की खरीद प्रक्रिया को समाप्त कर अब उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी जो कहते हैं, उसके माध्यम से राशि सीधे खातों में दी जाएगी। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया। क्या कुछ कहना है बिश्नोई साहब का, जरा ये सुनवाते हैं आपको। जो ये बजट है बहुत ज़्यादा फोकसेस ऑन इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, इस टाइप का बजट है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? और ये भी कहा है सीएम ने कि जो कर्जा है वो कम किया है। देखिए, मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा को और वित्त मंत्री हमारी दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री को कि जो लगातार ये 26-27 का तीसरा बजट, आज तक का ऐतिहासिक बजट, 6 लाख करोड़ का आंकड़ा ये पार करना, ये खुद में एक इतिहास बनाता है। इतिहास बनाया है यहाँ पर हर उस विषय पर जिसके अंदर चिंता की गई है, युवा की, महिला की, किसान की और गरीब की। समग्र विकास मैं कहना चाहूँगा, शिक्षा, चिकित्सा, स्किल, एआई, यहाँ तक की घोषणा की गई है हमारे प्रदेश के अंदर आने वाले समय में पायलट बनेंगे। आज सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा की नई घोषणा, किशनगढ़ के अंदर अभी 210 पायलट ले रहे हैं। फ्लाइंग स्कूल की बहुत बड़ी घोषणा है। मैं डेयरी की चर्चा करना चाहूँगा। डेयरी सरस आज तक राजस्थान की बाउंड्री के अंदर करता था व्यवसाय, लेकिन अब सरस भी अमूल की तर्ज पर प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेशों के अंदर व्यापार करेगा। छोटी छोटी बातें हैं, हमने तो बड़ी बातें कर ली, लेकिन जैसे समथिंग सिंपल लाइक रोड सेफ्टी, उस पर भी सरकार का ध्यान गया है। देखिए, रोड सेफ्टी के ऊपर भी ध्यान दिया गया है। मैं कह रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर आज इतना बड़ा खर्च किया गया है। आज पीडब्ल्यूडी का खुद में एक बहुत बड़ा बजट है। मैं चर्चा करना चाहूँगा पंचायत समितियों की, जो अभी पुनर्गठन हुआ, तो अभी के जो हाल ही के पुनर्गठन में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिलों के भवन का आज प्रावधान रख देना, ये सब खुद में प्रमाणिक होता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी एकदम संवेदनशील है। एक एक उस विषय को वो बड़े बारीकी से ध्यान रख करके और फिर बजट के अंदर उतार रहे हैं। मैं आपको जो आज तक का ऐतिहासिक काम, हमारे स्कूलों के अंदर जो साइकिल और स्कूटी, पहले जो खरीद का सिलसिला, अब वो उसको खत्म करके डीबीटी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का, ये आज तक का ऐतिहासिक काम है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपने बताई कि जो साइकिल्स और स्कूटीज को खड़ा करके रखती थी और वो जंग खाती रहती थी, अब वो सिस्टम हटा के जो आपने तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता बताती है। आज आने वाले समय में कैसे ये विकसित राजस्थान हो और कैसे विकसित भारत का हिस्सा बने, ये एक बजट नहीं, ये आने वाले समय का हमारा चमकता हुआ राजस्थान है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए के बिश्नोई जी। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। वहीं बजट पर पक्ष विपक्ष आमने सामने हो गया है। सत्ता पक्ष इसे ऐतिहासिक बजट बता रहा है, तो वहीं विपक्ष इसे खोखले दावों का पिटारा कह रहा है। जन कल्याणकारी और सर्वांगीण विकास वाला बजट होगा। सबसे पहले इस देश के अंदर बजट की विश्वसनीयता का सवाल है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बजट अलोकेशन और बजट एक्सपेंडिचर के अंदर जो अंतर आ रहा है, चाहे भारत सरकार के बजट में हो चाहे राजस्थान सरकार के बजट में, तो वही अपने आप में हम वित्तीय वर्ष के अंदर ये बजट की विश्वसनीयता कैसे एस्टेब्लिश करें। सबसे पहले इस देश के अंदर बजट की विश्वसनीयता का सवाल है।
ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बजट अलोकेशन और बजट एक्सपेंडिचर के अंदर जो अंतर आ रहा है, चाहे भारत सरकार के बजट में हो चाहे राजस्थान सरकार के बजट में, तो वही अपने आप में हम वित्तीय वर्ष के अंदर ये बजट की विश्वसनीयता कैसे एस्टेब्लिश करें। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। चांदपोल परकोटे का हेरिटेज वाल से छेड़छाड़ का मामला, निगम आयुक्त से मिले हवा महल विधायक बालमुकुंदाचार्य। निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग उठाई है। छेड़छाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। नगर निगम के ठेकेदारों पर लगाए गंभीर आरोप। परकोटा दीवार से सटाकर निर्माण कराने का आरोप है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी सूची में शामिल है परकोटा। परकोटा दीवार के दोनों ओर निर्माण पर रोक है। 5 मीटर की दूरी तक किसी भी निर्माण पर रोक है। तो चांदपोल परकोटे का हेरिटेज वॉल से छेड़छाड़ का मामला, निगम आयुक्त से मिले हवा महल विधायक बालमुकुंदाचार्य और निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग उठाई है। छेड़छाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई दी है। नगर निगम के ठेकेदारों पर लगाए गंभीर आरोप और परकोटा दीवार से सटाकर निर्माण करवाने का आरोप है। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी सूची में शामिल है परकोटा। और बड़ी खबर जैसलमेर से, पोखरण फील्ड रेंज में भारतीय सेना का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला। दुश्मन के ठिकानों पर सटीक वार किया। एक्सरसाइज रुद्र शक्ति में दिखाया दमखम। रतीले धोरों में टैंक और जो फोर्स है उसने ताकत दिखाई है। आसमान में अपाचे और रुद्र हेलीकॉप्टरों का सटीक वार देखने को मिला। लाइव फायरिंग के जरिए सेना ने दिखाई मारक क्षमता। दक्षिणी कमान के GOC इन चीफ धीरज सेठ ने समीक्षा की है। ओलाम युद्धाभ्यास में थल नभ का दिखा है तालमेल। रेगिस्तान में दुश्मन को घेरने की नई रणनीतियों का परीक्षण हुआ है। ड्रोन हमलों को नाकाम करने की क्षमता का प्रदर्शन हुआ है। भारतीय सेना हर चुनौती से निपटने को पूरी तरह से तैयार है। पोखरण फील्ड रेंज में भारतीय सेना का दमदार प्रदर्शन। दुश्मन के ठिकाने पर किया सटीक वार। एक्सरसाइज रुद्र शक्ति में दिखाया दमखम। रतीले धोरों में टैंक और मैकेनाइज्ड फोर्स ने ताकत दिखाया है। आसमान में अपाचे और रुद्र हेलीकॉप्टरों का सटीक वार देखने को मिला है। लाइव फायरिंग के जरिए सेना ने मारक क्षमता दिखा दी है। दक्षिणी कमान के GOC इन चीफ धीरज सेठ ने समीक्षा की है और ऑल आर्म्स युद्धाभ्यास में थल नभ का तालमेल दिखा है। रेगिस्तान में दुश्मन को घेरने की नई रणनीतियों पर परीक्षण हुए हैं। ड्रोन हमलों को नाकाम करने की क्षमता का प्रदर्शन हुआ है और भारतीय सेना हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और तैयार भी है। यह भी एक बड़ा मैसेज जो है ये दुनिया के हर एक कोने में चला गया है। नागौर से बड़ी खबर जान लीजिए। पंकज सोनी हत्याकांड का मामले में 6 घंटे के भीतर खुलासा हुआ है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। सोने के बढ़ते भाव बने लूट की वजह। दोनों बंगाली कारीगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। बंगाल भागने की फिराक में थे दोनों आरोपी। लूट के मकसद से दोनों आए थे। ज्वेलर के विरोध करने पर हत्या की गई। मेड़ता सिटी में मंगलवार रात हत्या हुई थी। पंकज सोनी हत्याकांड का मामले का 6 घंटे के भीतर खुलासा। दोनों आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। सोने के बढ़ते भाव बने लूट की वजह। NDTV पर एक्सक्लूसिव तस्वीर शोइंग दिखा रहे हैं। दोनों बंगाली कारीगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बंगाल भागने की फिराक में थे दोनों, लेकिन पुलिस ने धर दबोचा और लूट के मकसद से ये दोनों यहां पर आए थे। तस्वीर आपके समक्ष NDTV राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीर। जो इसमें आरोपी था उसे अर्ली मॉर्निंग दस्तयाब किया, डिटेन किया और दूसरा आरोपी को लगभग जो है 11 बजे के आसपास डिटेन कर लिया गया था। बाद में फाइल पर उनकी गिरफ्तारी, बाद पूछताछ और अनुसंधान की उनकी बाद में फाइल पे गिरफ्तारी की गई है। ये एक हर्ष का विषय है कि इतना बड़ा घटनाक्रम होने के बाद लगभग 12 घंटे से भी कम के समय में दोनों ही मुख्य आरोपी, जिनकी कोई पहचान पुलिस के पास नहीं थी, जिनका कोई नाम हमारे पास नहीं था, अन्य कोई जानकारी नहीं थी, तमाम चीज़ों को एस्टैब्लिश करते हुए 12 घंटे में इन दोनों को डिटेन कर लिया गया और अभी फिलहाल प्रकरण दर्ज किया जाकर उसका अनुसंधान करके दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है और फिलहाल उन्हें PC रिमांड पर पुलिस द्वारा लिया गया है।
और दोनों की धार में फिलहाल इतना ही। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और तुरंत हाजिर हो रहे हैं। नमस्कार।